हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकैची पे। मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ, MCQ सीरीज का एक और पार्ट। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, हम चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई मेरी तरफ से मैं आपको करवा दूंगा। बिल्कुल आपको किसी प्रकार की कोई चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल A to Z इंपॉर्टेंट MCQs एग्जाम के परस्पेक्टिव, नॉलेज के परस्पेक्टिव सब आपको समझा दूंगा। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चैप्टर 1 हिस्ट्री का। तो चलिए हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड क्वेश्चन मार्क। मतलब जो ट्रायंगुलर स्लेव है, स्लेव ट्रेड है, वो किस किस के बीच में होता था। एक तरह स्लेव ट्रेड मतलब पहले क्या होती थी, बेसिकली स्लेव को खरीदा जाता था। मतलब लोग होते थे, उनको दासों की तरह खरीदा जाता था। बिल्कुल वो कमोडिटीज थे, सामान की तरह उन्हें लिया जाता था। जैसे आज के डेट में कोई आइटम देखते हैं ना, वैसे लोग पहले लिए जाते थे। बेचारे स्लेव्स होते थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करा जाता था। तो ये बात 16-17 सेंचुरी की हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो स्लेव ट्रेड है, जो स्लेवों का व्यापार है, किस किस के बीच में होता था, यूरोप, अमेरिका और तीसरी कौन सी है, ट्रायंगुलर बोला है। ट्रायंगुलर में तो 3 पार्ट होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो 2 तो हमें बता दिया क्वेश्चन ने भाई, यूरोप और अमेरिका। तीसरा पूछा है कौन सा है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है हमारा अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीका। देखो तुम्हारे लिए मार्कर भी आ गया, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको ग्लोब पे दिखा देता हूँ और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए और इंटरेस्टिंग बनाते हैं हम अपने इस कॉन्सेप्ट को। तो आपको ग्लोब दिख रहा होगा, कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दीजिए ग्लोब आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ये है हमारा प्यारा देश भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा देश भारत। इधर नॉर्थ में चलिए, आप नॉर्थ में चलिए। क्या बोला है, स्लेव ट्रेड किस किस के बीच में, यूरोप। ये रहा हमारा यूरोप। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से दिखा होगा, ये यूरोप। दूसरा क्या बोला था, अमेरिका, इधर अमेरिका। और जो हमारा तीसरा जो सेंटर था ट्रेड का, वो क्या है, अफ्रीका। तो ये रहा अपना पूरा अफ्रीका। तो देखिए, यूरोप से इधर अमेरिका, अमेरिका से अफ्रीका, ये हो गया ट्रेड, ट्रायंगुलर ट्रेड हो गया ना भाई। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। ये रहा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जिसमें हमारा यूनाइटेड स्टेट्स भी आता है। देखिए ज़रा, ये अमेरिका है और दूसरी तरफ अपना फ्रांस, यूरोप है, और ये फ्रांस, सॉरी फ्रांस कह रहा हूँ, ये अफ्रीका। तो ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, एक ट्रेड बनाते हैं। क्या, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जिसमें दासों का व्यापार होता था। तो हमारा सबसे पहला क्या है आंसर इसका, अफ्रीका। अब देखिए, देखो मैं आप लोगों से जेन्युइनली ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं किसी भी सोर्स का हेल्प नहीं लेता, कि मैं किसी भी नेट से देख के आंसर आप लोगों की क्वेश्चन तैयार नहीं करता। मैंने इसलिए पेज नंबर 21 में लिख दिया है। मतलब जो ये आपको क्वेश्चन है, अगर आपको पढ़ना है तो NCERT बुक में जाइए, हिस्ट्री की पेज नंबर 21 खोलिए, पैराग्राफ 7 या 8 पे आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि स्लेव ट्रेड वाज हैपेंड बिटवीन अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। तो इसलिए मैं यहाँ पे पेज लिखते जाऊंगा साथ में, ताकि किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वॉर, जो स्लेव थे, जो गुलाम थे, आज़ाद होने के बाद किस रंग की टोपी पहनते थे। ऑप्शन है हमारा रेड कैप, ऑप्शन बी ब्लू कैप, ऑप्शन सी येलो कैप, ऑप्शन डी ग्रीन कैप। तो इसका आंसर है मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर ए, रेड कैप। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। पेज नंबर 30 में आप जाके देखिए, और 6-7 इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, वो भी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो प्लीज़ एक बार पेज नंबर 30 में जाके देखिए। और हाँ, मैं आपको फ्रांस की लोकेशन दिखाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, अपनी आंखें खोल लीजिए, कान खुले रखिए, क्योंकि आपको फ्रांस की लोकेशन में दिखाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ है, जो आगे MCQs में आएंगे, वो पोर्ट सिटीज़ भी मैं दिखाऊंगा फ्रांस में कहाँ है, बेसिकली फ्रांस कहाँ लोकेट है। क्योंकि मैप वाले क्वेश्चंस में हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय है कि जो पोर्ट सिटीज़ है फ्रांस की, वो कहाँ लोकेट है। मैं आपको सब डिक्टो दिखाने जा रहा हूँ। चलिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, बस आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए, तो मैं एक बार आपको बड़े से मैप पे दिखा देता हूँ। एक बार फ्रांस की लोकेशन दोबारा कहाँ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका। ठीक है, अब ये जो पूरा है हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ आप देखिए, सबसे नीचे पार्ट में हमारा फ्रांस है, उसके जो सबसे नीचे स्पेन है,
फ्रांस के जैसा कि मैंने फर्स्ट मैप पे बताया था, जर्मनी और इधर इटली और इधर पूरा सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो आप ये देख लीजिए फ्रांस की लोकेशन। और दो जो पोर्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है, मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा कौन कौन से, बारडुएक्सो और नैंटिस। ये पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरा इसको देख लीजिए, एक नैंटिस और एक बारडुएक्सो। ये फ्रांस की कोस्टल पोर्ट्स है, बहुत ही एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देख लीजिए यह कहाँ है, बेसिकली ये स्पेन के पास और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास ही है ये दोनों पोर्ट्स। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से फ्रांस का मैप समराइज हो गया होगा। तो एक बार मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा देता हूँ एग्जैक्ट फ्रांस किधर है। तो आप देखिए ये अपना एशिया का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत देश। यहाँ से आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा फ्रांस, जहाँ मैं मार्कर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो ये रहा फ्रांस। इसकी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है आप देख लीजिए, इटली है और स्पेन है, साउथ में इसकी स्पेन है, और जर्मनी है नॉर्थ में, और इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है पूरे। तो बेसिकली ये रही हमारे फ्रांस की लोकेशन। ठीक है, मैं आपको उम्मीद करूँगा फ्रांस कहाँ एग्जिस्ट करता है वो समझ में आ गया होगा। आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ये रहा हमारा फ्रांस। आपको एक बार ग्लोब पे एक बार फिर लोकेशन से, मैं बेसिकली आपको ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैप में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कंपलसरी है। और मैप वैसे भी आपको पता होगा तो आपको जल्दी से रिमेंबर हो जाएगा। तो देखिए ये अपना प्यारा देश भारत, इंडिया लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा नॉर्थ में आइए, नॉर्थ में जाइए आप, ये रहा अपना यूरोप कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा होगा। तो ये अपना स्पेन, और जिसकी हम बात कर रहे थे फ्रांस, कहाँ है, ये इटली दिख गई आपको, ये जर्मनी दिख गई, और ये बीच में जो ग्रीन सा है वो है हमारा फ्रांस। और जो पोर्ट सिटीज़ भी दिख रहे होंगे आपको, बारडुएक्स और नैंटिस। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से ग्लोब के सहारे भी मैंने बता दिए लोकेशन, और मैप के सहारे भी बता दिया। तो मैं आपको उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से मैप फ्रांस का कहाँ पर है और जो पोर्ट सिटीज़ है वो भी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देख लीजिए आप लोकेशन। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से आपको बढ़िया मैप लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि मैप आपको अच्छा लगा कि नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हु आर नॉट कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स किसे नहीं मानते थे। अब पैसिव देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली ने, जो 1791 में ड्राफ्ट हुआ था, 1791 में ड्राफ्ट हुआ था जो, उसमें 2 प्रकार के सिटीजन बताए गए फ्रांस में। पहला एक्टिव सिटीजन, दूसरा पैसिव सिटीजन्स। जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो क्या था, उनको वोट देने का अधिकार था। दे हैड राइट टू वोट। ठीक है, मतलब क्या थे उनको राइट, और क्या थी क्राइटेरिया एक्टिव सिटीजन बनने के लिए, 25 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, और मिनिमम एटलीस्ट 3 डेज ऑफ वेज जो अपना किसी दे गवर्नमेंट को दे, बेसिकली टैक्स की तरह। तो उसे हम एक्टिव सिटीजन बोलते थे। तो वही पैसिव सिटीजन किसे नहीं बोला जाता था। तो देखिए राइट टू वोट का अधिकार किसे नहीं था, वुमेन को नहीं था, चिल्ड्रन को भी नहीं था, नॉन प्रॉपर्टी मैन जो गरीब लोग थे उनको भी नहीं था। तो इसका आंसर हमारा होगा वेल्दी पीपल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वेल्दी पीपल। पेज नंबर 10 जाइए बुक का, आपको लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा एक्टिव सिटीजन क्या है, पैसिव सिटीजन क्या है, अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वॉज टेकन बाय कन्वेंशन। कौन सा डिसीजन कन्वेंशन के द्वारा लिया गया। कन्वेंशन क्या थी, 1791 के बाद जो न्यूली गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी फ्रांस में, उसे कन्वेंशन कहते थे। उसने क्या डिसीजन लिया, पहला है डिक्लेयर्ड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया। बी एबॉलिश द मोनार्की, सी डी। तो इसका आंसर हमारा होगा डिक्लेयर्ड फ्रांस आ रिपब्लिक। उसने फ्रांस को एक गणराज्य के तौर पे उसकी स्थापना की। तो ये कहाँ मिल जाएगा आपको, ये क्वेश्चन पेज नंबर 15 में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब तक आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लुई 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। जो लुई 16 थे वो फ्रांस के राजा कब बने। ऑप्शन है हमारे 1784, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1774 एंड ऑप्शन नंबर डी 1794। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी 1774 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पेज नंबर 4 में आप फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे तो आपको मिल जाए, फर्स्ट लाइन देखेंगे पेज नंबर 4 की, तो आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी कि कब वो राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। व्हाट हैपेंड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में क्या हुआ।
जुलाई के महीने में यार अब यहाँ अपना बर्थडे लिंक मत कर लेना, जिसका बर्थडे हो या और कुछ हो तो अपना ये मत, जुलाई में मेरा बर्थडे था अपने आप से लिंक मत कर लेना, हिस्टोरिकल इवेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ऑप्शन। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज स्टेट इन अलार्म, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज सेट इन फायर, द सिटी ऑफ पेरिस बिकम फ्री, नन ऑफ दीज। तो मतलब जुलाई के महीने में क्या हुआ, तो इसका पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर है द सिटी ऑफ पेरिस वॉज स्टेट इन अलार्म। मतलब ये आपको कहाँ मिलेगा, जब आप जैसे ही चैप्टर खोलेंगे उसमें लिखा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की बात है, जो पेरिस था वो स्टेट इन अलार्म कहने का मतलब कि विद्रोह की तैयारी में पेरिस के लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, क्यों, वो रिवॉल्ट करने वाले थे किसके खिलाफ, फर्स्ट स्टेट से खिलाफ, राजाओं के खिलाफ। तो यही है इसका मतलब, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज स्टेट इन अलार्म। पेज नंबर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप अगर चैप्टर खोलेंगे तो सबसे पहले लाइन ही ये दिख जाएगा। तो हमारा 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7th। द टर्म सब्सटेंसेस स्टैंड फॉर, जो सब्सटेंसेस शब्द है उसका मतलब होता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है एन एक्सट्रीम कंडीशन वेयर बेसिक नीड्स इज फुलफिल्ड, मतलब वो कंडीशन जहाँ पे हमारी जो नीड है, ज़रूरत है, वो पूरी हो रही हो। ऑप्शन बी है अ सोशल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी एक सामाजिक ग्रुप सोसाइटी का, या फ्रेंच आर्मी का एक समूह, या फिर ऑप्शन नंबर डी एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड इंडेंजर्ड, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था जिसमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना वो भी खतरे में हो। अब इसको हम क्वेश्चन, वैसे मैं पहले इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है डी, पेज नंबर 5 में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। अब इस वर्ड को क्यों लिया गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के संदर्भ में। क्या था बेसिकली, मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बता दे रहा हूँ। 1715 से लेकर 1789 तक, 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 23 मिलियन। 1789 आते आते तक वो बढ़ गई 28 मिलियन। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेजर वहाँ पे डाइट थी, मतलब जो लोग वहाँ ज़्यादा खाते थे, क्या था, ब्रेड वहाँ ज़्यादा लोगों को पसंद था। जैसे हमारे यहाँ भारत में रोटी है, चावल है, वैसे फ्रांस में लोग ब्रेड खाते थे। तो पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ऑब्वियस ही बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड तो बढ़ी लेकिन जो क्रॉप था उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से जो ब्रेड थे उसकी प्राइस बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो प्रोडक्शन है क्रॉप की, जो मेन क्रॉप है सीरियल जैसे वीट हो गया, वो उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ब्रेड के प्राइस ऊपर होते गए, और जो गरीब लोग थे उनकी पहुंच तक जो ब्रेड था वो भी दूर होते जा रहा था। क्यों, क्योंकि उसके प्राइस दूर हो जा रहे, उस प्राइस क्या हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसीलिए उसी शब्द को संबोधन करने के लिए सब्सटेंसेस क्राइस आया है। पेज नंबर 5 में आप देखिए, आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी इसकी, सब्सटेंसेस क्राइसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉ वॉज रिटन बाय, स्पिरिट ऑफ लॉ एक पुस्तक का नाम है, ये बुक है, ठीक है, आप ध्यान रखिए, ये किताब है, किसने लिखी है, मॉन्टेस्क्यू है इसका आंसर। अब देखिए 2 और राइटर है जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, पहला है रूसो और लॉकी, इनका बुक का भी नाम मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। इनकी बुक का नाम है द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। दूसरों की बुक का नाम है द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, और लॉकी की किताब का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि जैसे ये क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये बुक किसने लिखी है, तो ये तो आपको ऑप्शन में दिख गया मॉन्टेस्क्यू। वैसे स्पिरिट ऑफ लॉ की जगह अगर ये लिख दे द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिटन बाय, तो इसका आंसर होगा रूसो, और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिटन बाय लॉकी। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको इन फिलोसफर्स के बुक के नाम पता लग गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको दिखवा दिया, यहाँ पे लिखवा दिया। मैं उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, कमेंट सब्सक्राइब तो जरूर करिए। ग्रोथ रुकी पड़ी है, मैं नहीं चाहता ग्रोथ रुके। दिन में अगर एक दिन में 1 या 2 सब्सक्राइबर भी होते तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आजकल वो भी नहीं हो रहे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम अपनी और मेहनत जारी रखेंगे, वैसे मेहनत तो जारी है ही। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 9। द थर्ड स्टेट्स कंप्राइज ऑफ, जो थर्ड स्टेट्स है उनमें कैसे कैसे लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर ए पुअर सर्वेंट्स, गरीब नौकर, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स। ऑप्शन नंबर बी पीजेंट्स या आर्टिशंस, कलाकार वालाकार। ऑप्शन नंबर सी बड़े बिजनेसमैन, लॉयर, मर्चेंट्स, बेसिकली पढ़े पढ़े एजुकेटेड एलिट लोग। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, अभी थर्ड स्टेट्स क्या था बेसिकली, जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट्स में कौन थे, जो क्लर्जीज थे और प्रीस्ट थे जैसे वो, और सेकंड पे थे नोबल्स, वो चर्च के जो प्रीस्ट होते थे ना वो होते थे फर्स्ट नंबर पे, जिन्हें हम क्लर्जीज कहते थे। सेकंड नंबर पे जो सेकंड स्टेट्स है वो होती है नोबल्स, जिनमें राजा और उसके मंत्री, फैमिली मेम्बर्स ये सब आते हैं। और थर्ड स्टेट्स में ये लोग आते हैं, मतलब बेसिकली कॉमन पीपल। तो क्या था, फर्स्ट सेकंड स्टेट्स के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, बस थर्ड स्टेट्स के लोगों को देना पड़ता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ इसलिए था क्योंकि जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे बेचारे गरीब थे और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग अमीर थे, तो उनको तो टैक्स देना नहीं पड़ता था राजा को। टैक्स कौन देता था, छोटे लोग, थर्ड स्टेट्स के लोग थे, इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। और थर्ड स्टेट्स में ये लोग थे। पेज नंबर आप 4 में जाएंगे, आपको एक टेबल सा मिलेगा साइड में, उसमें देखिएगा अच्छे से दिया हुआ है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। द फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस इज नोन एज। पेज नंबर 3 में ये क्वेश्चन, जो जेल थी फ्रांस की, पॉपुलर फ्रांस की जो जेल थी वो कहाँ थी भाई। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल जेल इन फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी बेसाइल, ऑप्शन सी सेंट्रल जेल ऑफ रिवोल्यूशनरी, ऑप्शन डी ए रिवोल्यूशनरी जेल इन फ्रांस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेसाइल। क्या हुआ था जैसा कि आपको बताया कि 14 जुलाई 1789 को, जैसे मैंने आपको बताया था, जो पेरिस थी वो क्या थी, अलार्म स्टेज पर, मतलब रिवोल्यूशन आंदोलन की तैयारी कर रहे थे थर्ड स्टेट्स के लोग। और जितने भी प्रिजन्स थे जो बंद थे बेसाइल पैलेस में, सबको छुड़वा लिया गया और जेल को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो जो जेल थी फेमस जेल वो कहाँ पर है, बेसाइल में है। तो हमारा 9th और 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हेन डिड स्लेवरी एबॉलिश्ड इन फ्रांस। स्लेवरी, जो स्लेवरी थी वो फ्रांस में से कब खत्म हुई, कब समाप्त हुई। तो इसका आंसर है 1848। ठीक है, पेज नंबर 21 में लिखा है। अब 1789 से तो वो स्टार्ट हुआ था रिवॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट डेट है। 1789 से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। 1789 से प्रेस जो मीडिया थी उससे सेंसरशिप हट गई थी, मतलब बैन हट गया था। 1774 में वो राजा बना था कौन, लुई 16 बिकम प्रिंस और बिकम किंग। और 1804 में आगे हम पढ़ेंगे एक वो राजा बने थे और नेपोलियन बोनापार्ट किंग बने थे 1804 में। तो इसका आंसर होगा 1848, पेज नंबर 21 में। मतलब 1848 में फ्रांस से पूरी तरह जो स्लेवरी थी उसका खात्मा हो चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्लेवरी कहाँ कहाँ होती थी, ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है, तो फ्रांस से तो 1848 से पूरी तरह स्लेवरी क्या थी, समाप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड वुमेन वन द राइट टू वोट इन फ्रांस। फ्रांस में महिलाओं ने राइट टू वोट कब से जीता था, मतलब कब से उन्हें वोट देने का अधिकार दिया। हमें वुमेन्स लिख देता हूँ, मतलब महिलाओं को कब वोट देने का अधिकार मिला था फ्रांस में। 1946, 1793, 1788, 1789 या 1810। तो इसका आंसर होगा 1946। पेज नंबर 19 के सबसे आखिरी जो लाइन है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन 1946 वुमेन वन द राइट टू वोट इन फ्रांस। ठीक है, 1793 में जो किंग था लुई 16 और उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, उसको रॉबर्टस्पायर ने ख़त्म करवा दिया था, मरवा दिया था। और 1789 में बताइए रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1946। अब क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हाँ, एक ओलंपस डी गोगस है कोई, ओलंपस डी गोगस करके, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा महिलाओं की वो भी एक वीमेन थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए खूब ज़्यादा लड़ाई करी। और जैसा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे फ्रांस का 1791 में जो बना था नेशनल असेंबली के द्वारा, उसमें राइट टू वोट सिर्फ मैन को दिया था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। तो उसके विरुद्ध में एक ओलंपस डी गोगस है, उन्होंने महिलाओं के हक के लिए खूब लड़ाई लड़ी और 1793 में उनको भी मरवा दिया गया था। तो ओलंपस डी गोगस नाम याद कर लीजिए, बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी वुमेन है
उनका भी पेज नंबर 19 है, आखिरी पैराग्राफ में उनके बारे में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिए, 3 नंबर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब क्या था? अब देखिए क्या क्लब होते क्या थे बेसिकली। क्लब मान लीजिए एक तरह से जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, बीजेपी, कांग्रेस, वैसे वहाँ पे क्लब थी। अब क्लब क्यों बनते थे, इसकी जरूरत क्या थी? 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली ने, उसमें कुछ को ही राइट टू वोट मिला था, जैसे एक्टिव सिटीजन्स, उनको ही राइट टू वोट मिला था और किसी को वोट नहीं मिला था। तो जो दूसरी पार्टीज, तो लोग जो थे अपने आप में अलग अलग क्लब बनाते थे, जिससे वो अपने बात किसके सामने रख सके, नेशनल असेंबली के सामने रख सके, इसलिए क्लब का निर्माण किया जाता था। तो उसी में से एक इंपॉर्टेंट क्लब था जैकोबिन क्लब। ठीक है, ये मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है जैकोबिन क्लब, तो उसका हेड कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, सेंट जैकोब, या मैरी एंटोनियट, या कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। ठीक है, मैरी एंटोनियट आपको पता ही है, लुइस 16 की वाइफ थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने ही 1793 से लेके 1794, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइन ऑफ टेरर इन्हीं के राज्य में आया था, राइन ऑफ टेरर। अब ये राइन ऑफ टेरर क्या है सर? तो राइन ऑफ टेरर 1793 से लेके 1794 तक का समय है। इसमें क्या था, जो जैकोबिन क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, वो शासन करते थे, और इनके खिलाफ जो भी बोलता था, कुछ इनके मतलब कोई इनके विरुद्ध में बोलता था, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको ये मरवा देते थे। बेसिकली क्या करवा देते थे, गुलेटियन पे चढ़वा देते थे। गुलेटियन एक प्रकार की मशीन है जिसमें एक ब्लेड, आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में, गला रख देते हैं उस पर और ऊपर से ब्लेड आता है और सर काट दिया जाता है, मतलब बहुत बुरी मौत देते थे ये। और इन्होंने ही जो लुइस 16 थे और उनकी वाइफ, उनको मरवाया था, और ओलंपस ड्यूकोस को भी इन्होंने ही मरवाया था 1793 से 1794 तक। बेसिकली डर का समय कहते हैं। लेकिन बाद में 1794 में लोगों ने इन्हें गुलेटिन पे चढ़ा दिया, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी मारे गए। तो इसका आंसर होगा हमारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। तो 14th हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड मार्शलिस। जो फ्रांस का नेशनल एंथम है वो क्या है, मार्शलिस। जैसे हमारा जनगण मन है, वैसे उनका क्या है, मार्शलिस। और ये किसने कंपोज करा है, किसने लिखा है, रॉजर डी ले आइसले ने कंपोज करा है इसको। ठीक है, पेज नंबर 14 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस। जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो कब फ्रांस के राजा बना? बेसिकली ये मोनार्की था, ये शासक था एक प्रकार का। ये बने फ्रांस के राजा 1804 में। बहुत ही बढ़िया, इन्होंने बहुत ही एक अच्छे ये एम्परर थे। इनकी कुछ पॉलिसीज थी, पेज नंबर 23 में, आप जैसा क्वेश्चन में लिखा है पेज नंबर 23 पे देखिए, इनके बारे में अच्छे से पता चलेगा। इन्होंने कॉमन वेटिंग का सिस्टम लाया पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप को जीता। मतलब फ्रांस को, फ्रांस की बाउंड्री थी, पूरे यूरोप को उससे लगाया उसे, और अपनी टेरिटरी को खूब बढ़ाया। बहुत ही एक अच्छे राजा थे ये नेपोलियन बोनापार्ट। और कब बने थे राजा, 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड। नेपोलियन बोनापार्ट कब हारे, कब हारे? तो इसका आंसर है 1815। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले वो जितने युद्ध जीते थे उन सब में सफल थे, एक में भी नहीं हारे थे। परंतु 1815 में एक वाटरलू नाम की जगह है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, वाटरलू में हारे थे नेपोलियन बोनापार्ट। और कब, 1815 में। तो हमारे 16 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रह रहे हमारे, चलिए देखते हैं उसको भी। हमारा 17th क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए एक बार। व्हाट आर द फेमस पोर्ट सिटीज इन फ्रांस। पोर्ट सिटीज जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में, मैंने आपको जब फ्रांस का मैप दिखा रहा था तो उसमें मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज बताए थे, बार्डुआक्स और नांटेस। तो हमारा ऑप्शन यही होगा, बोथ ए एंड बी। बार्डुआक्स एंड नांटेस आर द फेमस पोर्ट सिटीज। इसमें क्या होता था, बेसिकली स्लेव ट्रेड, मैंने आपको शुरू में बताया था। अमेरिका से लेते थे स्लेव, अफ्रीका से लेते थे, और कहाँ पे छोड़ के आते थे, फ्रांस की ये दोनों पोर्ट सिटीज़ में, जो क्या है, बार्डुआक्स, नांटेस। ठीक है, बार्डुआक्स तो स्पेन के पास ही है, और नांटेस है वो कैपिटल पेरिस से आगे है। ठीक है, मैंने आपको मैप दिखाई दिया था, आप वीडियो पीछे करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों सिटीज़ कहाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर 21 में था ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच सिटी द फेमस कोर्ट ओथ फेमस यहाँ मैं टेनिस लिखना भूल गया, फेमस
टेनिस कोर्ट ओथ वॉज हैपेंड, मतलब कि कोई टेनिस कोर्ट थी, उसमें शपथ लिया गया। किसके द्वारा? थर्ड स्टेट के द्वारा शपथ लिया गया। बेसिकली क्या था, 5 मई 1789 को जब राजा किंग ने सभा बुलाई थी, लुई 16 ने एक असेंबली बुलवाई थी, जिसमें क्या था, फर्स्ट स्टेट्स के लोग, सेकंड स्टेट्स के लोग और थर्ड स्टेट्स के लोगों को इनवाइट करा था। फर्स्ट स्टेट्स के लोगों की मेंबर कितनी? फर्स्ट स्टेट्स के 300 मेंबर थे, सेकंड स्टेट्स के 300 मेंबर्स थे और थर्ड स्टेट्स के 600 मेंबर्स। लेकिन क्या रूल था कि 1 पर्सन 1 वोट नहीं था। जब मतलब एक उन्होंने एक प्रस्ताव साबित करा कि टैक्स बढ़ाने का, थर्ड स्टेट्स पे टैक्स बढ़ाने का। तो पहले ये था ना नियम फ्रांस में कि एक बंदा जैसे होता है कि 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन उसमें पहले ये नहीं था। सुनिए आप लोग ध्यान से, फ्रांस में पहले था कि जो पूरी एक ग्रुप हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेट ने किसी बिल पे यस बोला तो वो पूरा हाँ माना जाएगा। तो सेकंड वैसे ही था, तो टैक्स बढ़ाने की बात करी गई, किंग के द्वारा प्रपोजल रखा गया। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को तो टैक्स देना नहीं था, तो उन्होंने इस बिल के लिए हाँ कर दिया, लेकिन थर्ड स्टेट्स के लोगों ने ना बोल दिया। लेकिन क्या रूल था, जो एक सब मतलब एक मेंबर का एक वोट नहीं लिया जाएगा, पूरे ग्रुप का एक वोट माना जाएगा। तो दो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स ने तो यस बोल दी, जिसकी वजह से ये बिल पास हुआ। तो जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे वो गुस्से में आए बाहर और उन्होंने अपनी असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली। और एक सिटी है जहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी सिटी में टेनिस कोर्ट है, तो इसका आंसर है वर्सालिस। वर्सालिस में एक फेमस टेनिस कोर्ट है। उसमें थर्ड असेंबली के लोगों ने शपथ ली कि आगे से वो खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जो मोनार्की है उसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद रिवॉल्यूशन की स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यही है टेनिस कोर्ट ओथ, और ये कहाँ पर था? वर्सालिस में। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 19 और 20 क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, व्हाट वाज द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस टिल 1794। फ्रांस में जो पैसों की करेंसीज थी उसकी यूनिट क्या थी? यूनिट मतलब जैसे हमारे देश में रुपया होता है, बांग्लादेश में टका होता है, ठीक है। वैसे उस टाइम फ्रांस में कौन सी करेंसी थी 1794 तक? ये भी एक देखने वाली बात है, 1794 तक। तो इसका आंसर होगा लीवर, LIVRE। पेज नंबर 4 में देखिएगा। डॉलर तो अमेरिका की है, यूरो अभी जो करेंसी है फ्रांस की वो है। क्यों? क्योंकि ये फ्रांस किसका हिस्सा है? यूरोपियन यूनियन का। और दिरहम किसकी करेंसी है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, ठीक है। एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, पेज नंबर 4 में ही आप देखिएगा, सबसे लास्ट में कॉलम है, उसमें दिया हुआ है तिथि और टैले। ये 2 प्रकार के टैक्स होते थे जो थर्ड स्टेट्स के लोगों को देने होते थे। तिथि में क्या था, वह अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, मतलब मान लीजिए 100 किलो गेहूं हुआ है तो उसका 1/10 एक 10वां हिस्सा देना पड़ता था चर्च को, मतलब 10 किलो चर्च को देना पड़ता था तिथि में। और टेली था वो जो एक वो डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट को दिया जाता था। तो ये 2 प्रकार के टैक्स थे जो बस थर्ड स्टेट के लोग भरते थे, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था। इसीलिए थर्ड स्टेट्स के लोगों ने रिवोल्ट करा। पेज नंबर 4 में आप देखिए, आपको अच्छे से मिल जाएगा। अब हमारा आज का इस सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन। जो फ्रांस रिवॉल्यूशन थी उसकी सबसे बड़ी महानता क्या थी, उससे हमें क्या, दुनिया को क्या देन मिली, दुनिया को क्या सबक मिला? ऑप्शन है लिबर्टी, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक राइट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। क्यों? क्योंकि फ्रांस रिवॉल्यूशन से पहले दुनिया में कहीं पे भी इसकी बात नहीं होती थी। फ्रांस किसकी बात? डेमोक्रेटिक की, डेमोक्रेटिक राइट्स की, लोगों के अधिकार की। धन्य है फ्रांस रिवॉल्यूशन। फ्रांस रिवॉल्यूशन का हमें थैंक्स कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद लोगों का नज़रिया बदला है। क्यों? क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता लगा। आगे आप पढ़ेंगे 10th क्लास में कैसे फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत रिवॉल्ट हुए, इटली में हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस रिवॉल्यूशन ने एक चिंगारी फैला दी पूरे यूरोप में, और उसके बाद अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक के बारे में बात होने लगी। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन ही वो केंद्र है, वो पूरा सेंटर है जहाँ से डेमोक्रेटिक की तरह से मान लीजिए निकला, ठीक है। हमारा क्वेश्चन खत्म होता हुआ, मैं उम्मीद करूंगा आपको सेशन बढ़िया लगा हो। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखिए। और प्लीज़ यार, मुझे पता है वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन आपने देखा ये वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है बनाने में, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं कॉन्सेप्ट तैयार करने में। क्योंकि भाई देखो, मैंने सब पेज नंबर तुम्हारे सामने ही लिखा है, मैं कहीं से भी किसी भी नेट से, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और सोर्स से चीटिंग करके आपके सामने रख दूँ, ऐसा नहीं है। मैं बाकायदा बुक पढ़ता हूँ, फिर मैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं निकालता हूँ। और जो ये तो हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है कि आप जितना पढ़ोगे ना उतनी आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं आपसे यही चाहूँगा,
यही काम है आपको कि आप ये जो चैप्टर है उसको और पढ़िए और आपके सामने नए नए क्वेश्चन आते जाएंगे। और मैंने इस क्वेश्चंस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, प्लीज़ जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, अच्छे से उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सपने पूरे करते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।